सी ए फाउंडेशन एंड CMA फाउंडेशन दोनों के अंदर है ये टॉपिक्स, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे। तो स्टार्ट करते हैं आज अकाउंटिंग प्रोसेस पूरा का पूरा। जर्नल है, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक एंड सब्सिडरी बुक्स वगैरह। तो बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है इसके अंदर। देखते हैं क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे हम इसमें। तो एक मिनट, ठीक है। टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस। तो डबल एंट्री सिस्टम के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर कि डबल एंट्री, जनरल एंट्रीज वगैरह कैसे मेंटेन करनी है। मार्क्स के देखें तो ये 5 से 10 नंबर के बीच में चैप्टर कवर अप करता है आपके सिलेबस को सारा। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक वगैरह, सब्सिडरी बुक सारा लेके 5 से 10 नंबर के बीच में आ जाता है इस एग्जाम में। बाकी कंसेप्ट्स की वजह से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। इससे पहले हमने फाइनल अकाउंट किया है, फाइनल अकाउंट की और प्रैक्टिस कर लेना, वो तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। 20 मार्क्स तक की वेटेज है उसमें। देखो तो इस चैप्टर में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना होता है। सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर में, जब भी हम अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो जनरल एंट्री की बात होती है। तो जनरल एंट्री स्टार्ट कहां से होती है? डबल एंट्री सिस्टम से। एक मिनट, अरे किसी ने पहले बताया नहीं, वो म्यूट था, मुझे ध्यान भी नहीं आया। तो आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में। अकाउंटिंग प्रोसेस में क्या पढ़ना है हमें? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक एंड सब्सिडरी बुक्स, ठीक है। तो ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक एंड सब्सिडरी बुक। इससे पहले हमने फाइनल अकाउंट खत्म किया था और CMA में हमने ज्वाइंट वेंचर भी खत्म करा है। तो आज स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री का प्रोसेस, लेजर, ट्रायल बैलेंस देखेंगे, साथ में कैश बुक एंड सब्सिडरी बुक्स, ये टॉपिक। तो जब भी हम अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करेंगे तो इस चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट क्या होगा हमारा? डबल एंट्री सिस्टम। जो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा वो क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम। तो आज तक आपने जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ी है वो सारी डबल एंट्री सिस्टम के बेस पे ही थी। तो डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो भी ट्रांजैक्शन होती है, एवरी ट्रांजैक्शन, ठीक है, कितनी बार रिकॉर्ड करना पड़ता है? 2 बार रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो डबल एंट्री का मतलब क्या बन गया? एवरी ट्रांजैक्शन, every transaction every transaction has 2 aspects। तो 2 aspects होंगे, वन इज डेबिट एंड सेकंड इज क्रेडिट। एक बार उसको डेबिट करना पड़ेगा, सेकंड पॉइंट पे उसको क्रेडिट भी करना पड़ेगा साथ के साथ। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होगी हमको उनको 2 जगह रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एक बार डेबिट में और एक बार क्रेडिट में। और जब भी कोई अकाउंट्स बनाओगे तो अकाउंट में भी 2 साइड होंगे। टी शेप अकाउंट जब भी हम बनाएंगे, कोई भी टी शेप अकाउंट मेंटेन करेंगे तो एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा, या फिर किसी का लेजर बनाएंगे उसमें भी डेबिट और क्रेडिट। तो जितनी भी अकाउंटिंग होगी वो सारी की सारी हमारी क्या होगी? डेबिट और क्रेडिट, यानी 2 एस्पेक्ट्स होंगे। फिर फाइनल अकाउंट में भी बताया था मैंने, अगला पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ अकाउंट। जब भी हम बेसिक्स की बात करते हैं तो एक पॉइंट और आता है इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ अकाउंट। ये वाला पॉइंट मैंने आपको फाइनल अकाउंट के अंदर भी बताया था, टाइप्स ऑफ अकाउंट वाला। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट में क्या करना है? टाइप्स ऑफ अकाउंट है जो हमारे 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं।
रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट। ठीक है, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। रियल अकाउंट के अंदर हमारे एसेट्स वगैरह आ जाते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी वगैरह, कैश वगैरह। नॉमिनल में हमारे खर्चे और इनकम आ जाते हैं, और पर्सनल में डेटर्स आ गया, क्रेडिटर्स आ गया, या एनी अदर लाइबिलिटीज आ गई, बैंक अकाउंट आ गया। ये सारी चीजें पर्सनल अकाउंट होते हैं। किसी से पैसे देने हैं किसी पर्सन से, या फिर पैसे लेने हैं, वो सारी चीजें हमारे पास पर्सनल अकाउंट के अंदर आ जाती है। अच्छा, एक टॉपिक और था, एक कंसेप्ट था अकाउंटिंग इक्वेशन का। याद है किसी को अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या फॉर्मूला यूज करते थे? अकाउंटिंग इक्वेशन सबसे पहले यही टॉपिक पढ़ा होगा आपने 11th के अंदर। ओके, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो इससे रिलेटेड कोई छोटा मोटा क्वेश्चन भी आ सकता है। एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स दे दिए, कैपिटल निकालने के लिए बोल दिया, या एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए, तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन होता है, एक एक दो नंबर में पूछ लेता है पहले क्वेश्चन के अंदर। अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड पॉइंट, क्योंकि ये भी बेसिक का ही पार्ट है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल टू एसेट्स बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सिंपल फॉर्मूले पे आपको काम करना है। और एसेट्स निकालना है लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लायबिलिटी निकालनी है तो एसेट्स माइनस कैपिटल, कैपिटल कैलकुलेट करनी है तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी, इस तरह से। चौथा पॉइंट अपना गोल्डन रूल्स वगैरह, थोड़ा बहुत इसके बारे में मैंने उसमें फाइनल अकाउंट में बताया था, गोल्डन रूल्स के बारे में भी। रियल के लिए क्या कौन सा रूल लगता था रियल अकाउंट में? याद है किसी को? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। अगर ये सारी चीजें याद होंगी तो आराम से 5-7 नंबर जो भी आएगा वो अपने आप मिल जाएंगे। और नंबर कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक पॉइंट्स याद होने चाहिए। गोल्डन रूल से रिलेटेड हो गए, जनरल एंट्री से रिलेटेड, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। नॉमिनल के लिए हमारा क्या रूल था? नॉमिनल के लिए रूल था हमारा डेबिट ऑल लॉस एंड एक्सपेंसेस, क्रेडिट एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो रियल हो गया, नॉमिनल हो गया, लास्ट होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल के लिए आपको यूज करना है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये रूल आपको यूज करना है। ठीक है, इसके अलावा एक बिल्कुल सिंपल मॉडर्न रूल्स की बात करें तो मॉडर्न रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होता था? एसेट्स, लायबिलिटीज, ठीक है, एसेट्स, लायबिलिटी, फिर एक्सपेंसेस, इनकम एंड कैपिटल। 5 चीजें होती हैं अकाउंट्स के अंदर। एसेट्स हो गई, लायबिलिटी हो गई, कैपिटल हो गया, इनकम हो गई, और लॉस हो गया या फिर एक्सपेंस हो गए। अब देखो, एसेट्स व्हेन इंक्रीज डेबिट, व्हेन डिक्रीज क्रेडिट। लायबिलिटी व्हेन इंक्रीज क्रेडिट, व्हेन डिक्रीज डेबिट। कैपिटल इंक्रीज होने पे क्रेडिट, डिक्रीज होने पे डेबिट, सेम लायबिलिटी वाला। इनकम ऑलवेज क्रेडिट, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट। ठीक है, कुछ नहीं सोचना, खर्चा हमेशा डेबिट में ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे खर्चा कम हो या फिर ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, खर्चा हमेशा क्या आएगा? डेबिट में ही आएगा। इनकम ऑलवेज क्रेडिट में ही आएगी, कभी डेबिट में नहीं आएगी।
ठीक है, ये हो गया। और एक बेसिक पॉइंट और मुझे, एक पॉइंट और था। अच्छा, किसी को पता है कंबाइंड जर्नल एंट्री क्या होती है? जर्नल एंट्री तो करी है, कंबाइंड जर्नल एंट्री भी करी है आपने, क्या याद है आपको? एग्जाम्पल बता सकते हैं कोई, कंबाइंड जर्नल एंट्री क्या थी? अच्छा, दो से ज्यादा एंट्रीज को एक साथ एडजस्ट कर लेना। एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, कोई एक अकाउंट क्या हो रहा है हमारा, डेबिट में आ रहा है, और एक से ज्यादा दो अकाउंट क्रेडिट में चले गए हमारे। दो अकाउंट क्या हो गए, क्रेडिट हो गए। एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, दो अकाउंट क्रेडिट हो गए, या फिर एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, दो अकाउंट डेबिट हो गए। जैसे डिस्काउंट देके सेल्स करना, डिस्काउंट से परचेज करना, ठीक है। दो तीन खर्चों की एंट्री एक साथ में पे कर देना, कंबाइंड जर्नल एंट्रीज कहते थे इनको। और कॉन्ट्रा जर्नल एंट्री कौन सी होती थी हमारी? कॉन्ट्रा जर्नल एंट्री तभी बनती थी जब हमें क्या करते थे, हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करते थे या फिर विड्रॉल करते थे, कैश और बैंक से रिलेटेड। अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक और अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक, दीज एंट्रीज आर कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्रीज। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट था, कुछ मैंने बताया। बाकी हम क्वेश्चन करते करते क्या कर लेंगे, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते जाएंगे और जर्नल एंट्री करते जाएंगे। तो देखते हैं जर्नल एंट्रीज के कुछ एग्जांपल। जर्नल एंट्रीज में क्या होता है, जर्नल बनाते टाइम आप किन किन चीजों का ध्यान रखेंगे। पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है। जर्नल, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तब क्या एंट्री होती है बिजनेस स्टार्ट करने की? देखिए आप, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट विद कैश या फिर एनी एसेट्स, तो क्या एंट्री करेंगे? कैश टू कैपिटल, ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट। तो जो सीएमए वाले बच्चे हैं वो ध्यान रखें, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, क्योंकि जो एमसीक्यू वाला क्वेश्चन आएगा उसमें पूछ लेगा व्हेन बिजनेस इज स्टार्टेड व्हिच अकाउंट इज कैपिटल क्रेडिटेड, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा? तो याद रखना है कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, तो जब कभी भी हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और कोई एसेट्स वगैरह होगी तो एसेट्स भी डेबिट में आ जाएगी। बिजनेस स्टार्ट करने की एंट्री होती थी, और हमारी एसेट्स परचेज करने की एंट्री होती थी। अगर एसेट्स आपने परचेज करी है, सिंपल एंट्री, कोई भी एसेट्स परचेज करी है आपने, मशीनरी खरीदी है, बिल्डिंग खरीदी है, फर्नीचर खरीदा है, तो क्या एंट्री हो जाती है हमारी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिंपल। यानी कि डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट का रूल लग रहा है इस पे, रियल वाला। अमाउंट चला गया, एसेट्स आ गई। जब एक्सपेंस पे करते थे, एक्सपेंस पे करते थे तो एंट्री हो जाती थी एक्सपेंस डेबिट टू कैश, रेंट हो या सैलरी हो, खर्चा हमेशा डेबिट में ही आता था, कभी क्रेडिट में नहीं आता था। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, सिंपल एंट्री। गुड्स परचेज करते थे तो क्या एंट्री करते थे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ओके, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। अगर गुड्स विड्रॉ कर लिए मैंने पर्सनल यूज के लिए तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी? गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग, ओके गुड, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। तो ड्राइंग डेबिट टू परचेज, राइट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। अगर गुड्स मैंने ऑफिशियल यूज के लिए यूज कर लिए फिर क्या एंट्री बनेगी? ऑफिस में कुछ जरूरत थी मुझे तो मैंने अपने ही ऑफिस में यूज कर लिया। मान लो अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का काम है तो मैंने एक फैन उठा के ऑफिस में लगा लिया, या फिर कोई एलईडी टीवी उठा के ऑफिस में लगा ली, अपने ही बिजनेस में से। गुड्स
यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस। क्या एंट्री बता रहे थे आप? इसको हम बोलते हैं इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, या फिर ऑफिस इक्विपमेंट भी लिख सकते हो, डेबिट टू परचेज। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी एंट्री हो जाएंगी, आउटस्टैंडिंग की हो जाएगी, प्रीपेड की हो जाएगी, तो सारी एंट्रीज आपको आनी चाहिए। अगर कोई खर्चा आउटस्टैंडिंग है तो सिंपल सी बात है क्रेडिट में आएगा, प्रीपेड है तो डेबिट में आएगा। जैसे कि रेंट पे किया हमने, रेंट पेड इन इंक्लूडिंग प्रीपेड, अगर उसमें प्रीपेड भी इंक्लूड है तो क्या एंट्री बन जाएगी? रेंट के अंदर अगर प्रीपेड भी इंक्लूड है तो पहली एंट्री तो ये हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। प्रीपेड रेंट की एंट्री मुझे क्या करनी पड़ेगी? प्रीपेड रेंट डेबिट टू रेंट। अगर कंबाइंड एंट्री करते तो क्या करते हैं हम? रेंट अकाउंट डेबिट, प्रीपेड रेंट डेबिट टू कैश, पहले ही अलग अलग कर देते। ठीक है, अगर दो एंट्री करनी है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और प्रीपेड रेंट डेबिट टू रेंट, इस तरह से। ऐसी आउटस्टैंडिंग में भी होगा। तो एंट्रीज का ध्यान रखना है, जर्नल एंट्री किस तरह से करी जाएंगी। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड किया है तो डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा? जब हम गुड्स बेच रहे थे उस टाइम डिस्काउंट अलाउड कर दिया। ओके, डिस्काउंट अलाउड ऑलवेज डेबिट में आएगा, ठीक है। और डिस्काउंट रिसीव होगा तो इनकम होगी, वो क्रेडिट में आएगा। तो कहने का मतलब ये है, सीधा सीधा ये रट्टा नहीं लगाना कि डिस्काउंट डेबिट में आता है। सिंपल सी बात है, जब मेरा खर्चा हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा, तो वो क्या कर देना है? डेबिट। इनकम हो रही होगी तो क्रेडिट। जब भी आपका बेनिफिट हो रहा हो किसी भी टाइप से, ठीक है, अगर बेनिफिट हो रहा है तो उसको क्रेडिट साइड में रखेंगे जनरल एंट्री में, और लॉस हो रहा होगा, खर्चा हो रहा होगा, एक्सपेंसेस हैं, तो वो आएगा हमारे पास डेबिट साइड में। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देता हूं मैं जनरल एंट्री की, बाकी प्रैक्टिस बुक से कर लेना। सिंपल सिंपल सी एंट्रीज होती हैं, जो एंट्री आपने पहले पढ़ी थी वही सारी एंट्री होंगी, थोड़ी बहुत एडवांस हो सकती हैं कुछ। एक मिनट। देखो, ठीक, ये है 9 मई तक, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में लिखा है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ आर एंड सन्स। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, लोन गिवन टू रमन, पेड टू वीनू, कैश टू वीनू, फिर पेड टू वीरू बाय चेक, कैश रिसीव फ्रॉम तरुण। तो इस तरह की एंट्रीज है कुछ, ठीक है, देखते हैं क्या क्या है। ये यहाँ तक आ जाएगा। सिंपल, जब भी आप एग्जाम के अंदर जनरल एंट्री करें तो फॉर्मेट बनाना बिल्कुल ना भूलें। फॉर्मेट में ही करोगे तभी नंबर मिलेंगे, तभी वो चेक होगा। अदरवाइज आपने ऐसे एंट्री कर दी बिना डेबिट क्रेडिट का कॉलम बनाए, ठीक है, बिना डेबिट क्रेडिट का कॉलम बनाए अगर आपने एंट्री कर दी तो उसमें क्या होगा? फिर नंबर नहीं देगा वो, फिर वो चेक नहीं करते। तो फॉर्मेट बहुत जरूरी है। और शीट आपकी A4 रहेगी एग्जाम के अंदर, तो इसलिए A4 शीट, A4 नोटबुक पे ही प्रैक्टिस करें सारे अकाउंट बनाने की। तो कैसे भी एडजस्ट करें, उसमें A4 में ही एडजस्ट करना आपको आना चाहिए, उस पर ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम के अंदर तो होता है कभी कभी उसमें स्पेस कम पड़ता है, बट कैसे भी मैनेज करके उसी पे एडजस्ट करना है। देखते हैं एंट्री फिर क्या क्या है हमारे पास एंट्री।
अगर मैं 3 मई की बात करूं तो फर्स्ट एंट्री क्या है 3 मई वाली? सबसे पहले कैश डिपॉजिट किया है बैंक में, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश कम हो जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। किसी को किसी एंट्री में डाउट हो तो बता देना। 80,000 रुपीज से, ठीक है। जब आप बनाएंगे तो इसको डेबिट क्रेडिट और एलएफ का प्रॉपर कॉलम बना के जीएफ का तब बनाएंगे। 4 मई एंट्री नरेशन क्या लिखोगे इसके नीचे? बीइंग अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक, जो हुआ है वो लिख दो, बस खत्म। लोन गिवन टू रमन, बताओ इसकी एंट्री क्या करनी चाहिए मुझे? हमने रमन को लोन दिया है, क्या एंट्री करनी चाहिए? अरे लोन हमने लिया थोड़ी है, लोन दिया है हमने। लोन गिवन टू रमन, देखो फंस गए ना इसमें, रमन डेबिट या फिर रमन लोन डेबिट में, ये हमारा एसेट्स है लोन, लाइबिलिटी नहीं है। रमन को हमने लोन दिया है, रमन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट कर दो नीचे या बैंक अकाउंट कर दो, कोई बात नहीं। 10,000 रुपए का लोन हमने प्रोवाइड किया है रमन को, तो रमन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बताओ इसमें कोई दिक्कत है तो? अब ये लोन हमने लिया नहीं है, लोन हमने किसी को प्रोवाइड किया है। पेड कैश टू वीनू, वीनू को पैसे दिए तो वीनू डेबिट टू कैश, सिंपल एंट्री, वीनू डेबिट टू कैश अकाउंट। वीनू को दिए हमने 30,000 रुपीज, बस खत्म, सिंपल एंट्री। फिर वीरू को हमने चेक से दिया तो एंट्री हो जाएगी वीरू डेबिट टू बैंक, वीरू डेबिट टू बैंक। 15,000 रुपए। कैश रिसीव हुआ तरुण से, सिंपल एंट्री है। कैश रिसीव हुआ तो मुझे क्या एंट्री करनी चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट टू तरुण। अगर कैश मिला है तरुण से तो तरुण को क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट द गिवर वाला रूल लगेगा, ठीक है ना, पर्सनल का। और कैश आया है इसलिए वो डेबिट में आ जाएगा। अब बताओ 5 मई वाली एंट्री है अनुष वाली, क्या एंट्री करूं इसकी? टुक लोन फ्रॉम अनुष ₹15,000। बताओ जी, एंट्री क्या होनी चाहिए जिसको भी पता है? अनुष लोन, कैश अकाउंट डेबिट, कैश कर लो या बैंक कर लो एक ही बात है, कैश अकाउंट डेबिट टू अनुष लोन। जब अनुष लोन क्रेडिट में आ रहा है इसका मतलब हमने लोन लिया हुआ है, और जब हम लोन प्रोवाइड कर रहे थे, किसी को लोन दे रहे थे, तो वो आ रहा था डेबिट में। चेक रिसीव फ्रॉम प्रणव, प्रणव से एक चेक मिला हमें। अब इसके लिए चेक, हाँ बैंक को डेबिट कर लेंगे, पर चेक कर लो यहाँ पर कहीं पर आगे इस चेक की एंट्री नहीं है कहीं पे भी। अगर आगे भी इस चेक की एंट्री होती कि बैंक में डिपॉजिट भी कराए तो फिर हम इसको अभी कैश में रख लेते। अगर कोई चेक रिसीव होता है और उसको फर्दर एंट्रीज दे रखी होती है कि इस चेक को बाद में डिपॉजिट किया 7 मई को, 8 मई को या 9 मई को, तो फिर 9 मई को हम क्या करेंगे? बैंक वाली एंट्री करेंगे, बट अभी इसको कैश मान लेंगे फिर। पर चेक मिला है प्रणव से तो फिलहाल बाद में कोई एंट्री नहीं है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रणव, और डेबिट हो जाएगा तो क्या एंट्री करोगे? रिवर्स, प्रणव डेबिट टू बैंक। अगर डिसऑनर्ड हो जाएगा तो, सॉरी, अगर ये चेक डिसऑनर्ड हो जाएगा तो हम रिवर्स एंट्री कर देंगे इसकी।
नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, पेड टू इंटेल कंप्यूटर्स बाई चेक। इंटेल कंप्यूटर को पैसे दिए हमने 6 मई को। क्या एंट्री करेंगे हम? इंटेल कंप्यूटर्स टू बैंक। जिस भी कंपनी को पेमेंट करते हैं हम उस कंपनी का नाम लिख देते हैं टू बैंक। withdrawn from bank, this is also contra entry। कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ गया आपके पास टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आ जाएगा। सिंपल, 5,000 रुपए हमने अपनी बैंक से निकाल लिए। फिर विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अच्छा, अगर ये पर्सनल यूज होगा तो ड्राइंग आ जाएगा, बट इस पे लिखा नहीं है तो इसलिए मैंने पर्सनल यूज एज्यूम नहीं करा। ठीक है ना, विड्रॉन फ्रॉम बैंक लिखा है ₹5,000, इसके आगे पर्सनल यूज नहीं लिखा, तो ऐसे केस में अगर डाउट हो तो नोट लिख के जनरल एंट्री कर देना, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन करो, लास्ट में लिख लो कि 6 मई वाली एंट्री को जो विड्रॉन फ्रॉम बैंक है ₹5,000, मैंने उसको पर्सनल यूज मान लिया इसलिए ड्राइंग ऑफिशियल मान लिया तो कैश। अगली वाली एंट्री भी सेम, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 7 मई वाली। अगर इसको किसी को लगे कि पर्सनल मानना चाहिए तो वो एंट्री भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कैश की जगह ड्राइंग लिख ले बस। कैश अकाउंट डेबिट, तो जहां पर भी सस्पेंस लगे तुम्हें तो वहां पर क्या कर सकते हो आप, नोट लिखकर एक एंट्री कर देना, कोई दिक्कत नहीं। या फिर दोनों एंट्री कर दो, लिख दो इफ पर्सनल तो 5,000 ड्राइंग में, इफ ऑफिशियल देन कैश डेबिट टू बैंक, दोनों एंट्री कर दो ए एंड बी करके, कोई दिक्कत नहीं। तो पेपर ऐसे ही करना होता है बिल्कुल। 8,000 रुपीज का ही आ जाएगा। अनुज का लोन हमने चुका दिया 5,000 रुपए, अब क्या एंट्री करनी चाहिए फिर? अनुज लोन डेबिट टू कैश या अनुज लोन डेबिट टू बैंक, अनुज लोन डेबिट टू बैंक। बैंक अकाउंट 5,000 रुपए हमने दे दिए, 15,000 का हमने लोन लिया था, 10,000 रुपए का लोन अभी भी रह गया है। एडिशनल कैपिटल लेकर आया है, कोई बात नहीं, एंट्री सेम होती है एडिशनल कैपिटल लाने की, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसकी एंट्री सेम होती है, कोई फर्क नहीं होता। तो नॉर्मल जनरल एंट्री एग्जाम में पूछता है, कोई टफ नहीं पूछता, ये कभी कभी होगी। और इसी के साथ अगर जनरल एंट्री का थोड़ा सा ज्यादा नंबर में क्वेश्चन देता है इंस्टीट्यूट तो वो वाला देता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वाला। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन नहीं आता, बट रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स भी तभी समझ में आएगा जब आपको करेक्ट जनरल एंट्री आएगी, अदरवाइज वो चैप्टर भी नहीं आएगा। तो जनरल एंट्री की प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे एक बार, ठीक है। ये वाला तो हो गया क्वेश्चन। और देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या है, वैसे ही रीड कर लेते हैं, बाकी खुद से कर लेना। पास जनरल एंट्री एंड आल्सो प्रिपेयर लेजर भी बनाना है, ट्रायल बैलेंस भी बनाना है विद टोटल एंड बैलेंस मेथड। ठीक है, अभी आज की क्लास में आप सिर्फ जनरल एंट्री की प्रैक्टिस करेंगे, ये मैं बता दूंगा टोटल एंड बैलेंस मेथड क्या होता है, तो सब जनरल एंट्री करके रख लेना इसकी। मैं डायरेक्ट इसका क्या बनवा दूंगा आपको, टोटल एंड बैलेंस मेथड से ट्रायल बैलेंस बनवा दूंगा, फिर दोनों मेथड से, उसको छोड़ देना अभी ट्रायल बैलेंस को, सिर्फ जनरल एंट्री की प्रैक्टिस। पहली एंट्री क्या कहता है, मिस्टर ए स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, कितने रुपए से, 2 लाख रुपए से। फर्स्ट एंट्री हो जाएगी कैश डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, सिंपल एंट्री। सेकंड, परचेज करे गुड्स ऑन क्रेडिट में 30,000 के फ्रॉम मिस्टर बी, बताओ क्या एंट्री होगी अगर गुड्स क्रेडिट में खरीदे हैं तो हमने, परचेज अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, ठीक है। सोल्ड कर दिए गुड्स कैश में, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सोल्ड कर दिए गुड्स क्रेडिट में,
तो एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, किसी को डाउट हो तो बताना इस एंट्री में, एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। ई वाली एंट्री भाई थर्ड वाला है ना, कैश में गुड्स बेचा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सिंपल एंट्री। हाँ जी, कैश डेबिट टू सेल्स। ई एंट्री देखो, कैश रिसीव हुआ किससे, मिस्टर एक्स से, 19,000 रुपए मिले फुल सेटलमेंट में। एक्स से कितने रुपए लेने थे तुम्हें बताओ? अगर 20,000 लेने थे और 19,000 ही मिले, इसका मतलब हमने 1,000 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। हाँ, तो क्या एंट्री करूं अब मैं इसमें, ई एंट्री में? देखो, जब हमने सेल करी होगी तब क्या एंट्री करी होगी, एक्स डेबिट टू सेल्स। पहले हमने ये एंट्री करी होगी, एक्स डेबिट टू सेल्स, 20,000 रुपए लेने हैं एक्स से, ये ड्यू कर दिया हमने। और जब पैसे मिले तो कितने मिले, सिर्फ कम मिले, तो कैश डेबिट 19,000 रुपए से, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगा कितने रुपए से, 1,000 रुपए से, और एक्स में कितना आ जाएगा टोटल, 20,000। बस, फिर फर्नीचर खरीद लिया, फर्नीचर डेबिट टू कैश, सैलरी दे दी, सैलरी डेबिट टू कैश, रेंट पे करा हमने 5,000 रुपए, आउटस्टैंडिंग रेंट है 3,000 रुपए, कंबाइंड एंट्री बताओ क्या करनी चाहिए, अलग अलग नहीं। रेंट पे कराया आपने सिर्फ 5,000 रुपए, आउटस्टैंडिंग रेंट 3,000 रुपए है, कंबाइंड एंट्री बता दो। क्या हुआ, नो आइडिया? कंबाइंड एंट्री का, अगर रेंट पे करा तो एंट्री क्या करनी चाहिए मुझे, रेंट डेबिट टू कैश 5,000 रुपए, आउटस्टैंडिंग रेंट है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, क्योंकि आउटस्टैंडिंग तो क्रेडिट में ही आएगा, 3,000 रुपए, तो कंबाइंड एंट्री कर दो। इसका मतलब खर्चा 8,000 रुपए का था, बट आपने पेमेंट कितने की करी, सिर्फ पेमेंट कितने की करी है, सिर्फ 5,000 रुपए, 5,000 रुपए की पे करी है, तो 3,000 रुपए रह गए हैं, तो क्या एंट्री करनी चाहिए, देखो इसको, बहुत सिंपल सी एंट्री है भाई, कंफ्यूज मत होना इसमें। रेंट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से डेबिट करूं बताओ रेंट को, देखो आप बताओ किसको डाउट है इसमें, अब अलग अलग मत करना कभी, बोलो किसी को दिक्कत है तो। अब ये रही हो गई एंट्री, रेंट में डाल दो 8,000 रुपए, कैश में डाल दो 5,000, 3,000 अभी बाकी है इसलिए आउटस्टैंडिंग है। आ गया समझ में सबको, आउटस्टैंडिंग रेंट होगा तो ये एंट्री हो जाएगी। और प्रीपेड रेंट होता तो क्या करता बताओ, अगर ऐसे लिखा होता, रेंट पे कर दिया हमने 8,000 रुपए, जिसमें से इंक्लूड है इसके अंदर 3,000 प्रीपेड का, तो एंट्री क्या करते फिर, अगर 3,000 रुपए प्रीपेड इसमें जुड़े हुए होते पहले से ही, तो क्या एंट्री करते फिर, हम ऐसे एंट्री करते, रेंट डेबिट प्रीपेड रेंट डेबिट टू कैश। इसका मतलब खर्चा तो मेरा 5,000 का था, पर मैंने पैसे ज्यादा दे दिया 8,000 रुपए, 3,000 रुपए प्रीपेड है, आया समझ में। और रेंट पेड अगर कितना है 5,000 और 3,000 आउटस्टैंडिंग है, तो मैंने एंट्री बता ही दी। फिर क्या एंट्री थी, रेंट डेबिट, यानी कि खर्चा 8,000 का था, बट मैंने पेमेंट 5,000 की करी, अगर पेमेंट कम करी है तो क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग, और पेमेंट अगर ज्यादा कर दी तो प्रीपेड। बताओ किसी को प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है तो, ठीक है।
अगली एंट्री, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया फिनिश यहाँ पर, सिंपल। और थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना पीडीएफ में, ये थोड़ा अंदर हो गया, बाहर होना चाहिए था। थर्ड नंबर, पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर लेजर, इसमें भी लेजर्स बनाने हैं। पहली एंट्री, स्टार्ट करा बिजनेस 30,000 रुपए से, कैश टू कैपिटल, गुड्स परचेज करे, परचेज टू कैश, फर्नीचर खरीदा 20,000 का, फर्नीचर टू कैश, रेंट पे करा 66,000 रुपए, लेकिन 6,000 रुपए अभी भी पे करना है, क्या एंट्री होगी इसकी? रेंट में कितना आ जाएगा? रेंट में, हाँ, ओके, अब ठीक है, 72,000 आ जाएगा रेंट अकाउंट में, 66,000 की आपने पेमेंट कर दी है, वेरी गुड। आउटस्टैंडिंग रेंट इज बैलेंसिंग फिगर 6,000, सोल्ड कर दिए कैश में, कैश डेबिट टू सेल्स, बिल्कुल सिंपल है। सैलरी पे करिए 45,000 इंक्लूडिंग एडवांस फॉर 3 मंथ, एडवांस बताओ कितना होगा फिर? कितना आ रहा है एडवांस? क्या कह रहे हो? 9? एक मिनट, ठीक है। और किसी का 9,000 आ रहा हो? हमने सैलरी पे करी 3 महीने की एक्स्ट्रा, ये बताओ सैलरी कितने महीने की पे करनी होती है? 12 महीने की। अगर 3 महीने की एक्स्ट्रा पे करी है तो हमने 15 महीने की पे कर दी। अगर 15 महीने की 45,000 है तो 3 महीने की कितनी होगी? ठीक है, आ गया सबको समझ में? लिखा है 3 महीने की सैलरी एडवांस गई है, तो इसका मतलब 15 महीने की सैलरी गई है भाई, 15 से डिवाइड कर लो, 3 से इंटू कर लेना। जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए इसकी? सैलरी डेबिट, सैलरी कितने रुपए से डेबिट करोगे फिर? ठीक है, 36,000। और प्रीपेड सैलरी कितने रुपए से? 9,000। और टू कैश में कितना? 45,000। बताओ किसी को प्रॉब्लम है तो? सैलरी डेबिट, प्रीपेड सैलरी डेबिट टू कैश। आ गया सबको समझ में? ठीक है ना? तो जो क्वेश्चंस बुक के हों अगर जनरल एंट्री के, लेजर्स के, तो वो सारी प्रैक्टिस कर लेना, जो डाउट्स होंगे मैं बता दूंगा। और लेजर ट्रायल बैलेंस का एक क्वेश्चन कर लेंगे हम पहले, लेकिन जनरल एंट्री कर लेना प्रैक्टिस में। और देखो थोड़े से पॉइंट और देखते हैं, बाकी क्वेश्चन तुम खुद से कर लेना, क्योंकि जनरल एंट्री की कितनी भी प्रैक्टिस करा लो, वो खुद से करोगे नहीं जब तक तो आएगी नहीं। हाँ बोलो। क्या ड्यू नहीं? अगर देख, ऐसे बोला है रेंट पे कर दिया तो ड्यू करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पेमेंट कर दो, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। बट आउटस्टैंडिंग है तो फिर दूसरी एंट्री हो जाएगी। ड्यू की एंट्री तभी होगी ना जब आउटस्टैंडिंग है, अगर रेंट ड्यू है तब ये वाली एंट्री होगी आउटस्टैंडिंग वाली।
अगर ड्यू नहीं है तो फिर डायरेक्ट पेमेंट कर दो जनरल एंट्री में। हाँ, अच्छा सैलरी वाला पोर्शन, देखो सैलरी वाले पोर्शन में क्या था, सैलरी उन्होंने पेमेंट करी है 45,000 रुपए, जिसमें ये लिखा है 3 महीने का एडवांस दे दिया, 3 मंथ का क्या दे दिया, एडवांस। तो सैलरी कितने महीने की दी होगी, 15 महीने की, 15 से डिवाइड कर लो, 3,000 रुपए पर मंथ आएगी ना सैलरी, और 3 महीने का एडवांस दिया है तो 3 महीने का कितना हो जाएगा, 9,000 रुपए। जनरल एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, सैलरी डेबिट, और सैलरी हमने एडवांस में पे करा है तो एंट्री क्या बनेगी, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड है तो वो भी डेबिट में ही आएगा। तो कैश कितने रुपए दिए हमने, 45,000, एडवांस कितना दे रखा है, 9,000, यानी खर्चा सिर्फ 36,000 का था, बट हमने 45,000 रुपए पे कर दिए, इसलिए 9,000 रुपए एडवांस चले गए। आ गया समझ में, ठीक है। ठीक है, तो जनरल एंट्री की प्रैक्टिस कर लेना, साथ में देखो थोड़े से पॉइंट्स और बताता हूँ। जब आप कैश बुक बनाओगे तो उसमें कौन सी एंट्री करोगे, कैश बुक में क्या क्या चीजें रिकॉर्ड करोगे, ओनली कैश ट्रांजैक्शन, ओनली कैश ट्रांजैक्शन, और बैंक ट्रांजैक्शन अगर डबल कॉलम है तो कैश ट्रांजैक्शन, पैसा आया है या फिर गया है अमाउंट, तभी आप कैश बुक में एंट्री करेंगे। कोई भी क्रेडिट परचेज की एंट्री कैश बुक के अंदर नहीं करेंगे। इंक्रीज हो रही होगी तो क्या करोगे, डेबिट, डिक्रीज हो रही होगी तो क्रेडिट। परचेज बुक में कौन सी एंट्री करोगे बताओ, किसको पता है, मशीनरी खरीदी है, क्या परचेज बुक में आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा। मशीन परचेज करी है हमने क्रेडिट में, अगर आपने परचेज बुक्स की बात जब भी करेगा तो परचेज बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ ओनली गुड्स परचेज की एंट्री करोगे, ओनली गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अगर आप कोई एसेट्स खरीदते हैं तो वो इस बुक में नहीं आएगा, परचेज बुक, ओनली गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट वाले वो भी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे, और सेल्स बुक होगी तो सेम कंसेप्ट तो यही लगेगा, ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। कैश बुक, परचेज बुक और सेल्स बुक, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जो परसों वाली क्लास होगी उसमें मैं ये तीनों बुक्स भी आपको कंप्लीट कराऊंगा, और साथ में लेजर और ट्रायल बैलेंस। तो एक क्वेश्चन करेंगे हम कैश बुक परचेज बुक्स पे, और एक लेजर ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन, परचेज बुक का और सेल्स बुक का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लेकिन आप जनरल एंट्री प्रिपेयर करके रखें और जनरल एंट्री के डाउट्स निकालें, क्योंकि जनरल एंट्री नहीं आएगी तो फिर मुझे सेल्स ऑन अप्रूवल कराने में भी आपको प्रॉब्लम आएगी, सेल्स ऑन अप्रूवल में भी प्रॉब्लम आएगी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में भी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए जनरल एंट्री की प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा कर लेना अच्छे से, ताकि बाकी की चैप्टर में थोड़ा सा मेहनत कम लगेगी फिर। और बताओ किसी को कोई एंट्री में